प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 6 के दूसरे पाठ बचपन का अध्ययन करेंगे, जिसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आप सबको ये बता दें कि इस कहानी में लेखिका ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि जब वे छोटी थी तो उनका बचपन कैसा था। लेखिका कहती है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, तुम्हारी बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ, शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में काफ़ी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं, हरे रंग के। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर, वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अभी भी याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर गोल कफ, एक हल्के गुलाबी रंग की बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। लेमन कलर का कुछ बड़े प्लेटों गर्म फ्रॉक जिसे नीचे फर टंगी थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं, एक चॉकलेट रंग का और एक अंदर की कोटी प्याजी। दूसरा ग्रे और उसके सफ़ेद ग्रे छोटी कोटी। मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद हैं। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे। इसकी सख्त मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। धो लेने के बाद हम अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश में रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। इस अनुच्छेद का सार है, लेखिका बच्चों को अपने बचपन की याद दिलाती है। वह अपने कि वह सयानी हो गई है। वह पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी, बचपन में रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, पर अब वह हल्के रंग के कपड़े पहनती है। उसके बचपन की पोशाकों के बारे में भी याद है। उसे अपने मोजों के विषय में भी याद है, जिन्हें वह खुद धोती थी। रविवार की सुबह वह जूतों में पॉलिश करती थी। अगला अनुच्छेद। सर्वर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के जूते आ चुके हैं, वे पहले से ज़्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते थे तो उनके साथ छालों का इलाज भी शुरू हो जाता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, तो हमारे तुम्हारे बचपन में बहुत फर्क हो चुका है। हमें सैनिटर को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता। यह एक मुश्किल काम था। शनिश्चर की सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न पीते तो वह शनिवारी दवा तो कुछ परिवर्तन नहीं होता, सेहत ठीक ही रहती। मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय में और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ बदल गई हैं। याद रहे, उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया, शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में बदल गए। उन दिनों कोक नहीं, लेमंड विम्टो मिलती थी। अब हम अनुच्छेद का सार प्रस्तुत कर रहे हैं। लेखक को अपना बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। पहले जूते आरामदेह नहीं होते थे, जूता काटने से घाव हो जाता था और उसका इलाज करना पड़ता था। शनिवार को कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन दिनों आज की तरह रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे, केवल कुछ बड़े घरों में ग्रामोफोन हुआ करते थे। कुल्फी को अब आइसक्रीम कहते हैं
पहले पीने के लिए शरबत होते थे, कोक पेप्सी नहीं थे। अगला अनुच्छेद। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। हमारे घर मॉल से ज़्यादा दूर नहीं थे। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। वहां से उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। हमें हफ्तों में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। सबसे ज़्यादा चॉकलेट मेरे पास ही रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर बड़े मज़े से खाती। शिमला के कॉफल भी मुझे याद आते हैं। खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल सोचकर मुंह में पानी आता है। चेस्टनट एक गजब की चीज़ है। आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतारकर मुंह में। चने जोर गरम और अनार दाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया अब भी थी। वह अब भी नजर आती है। पुराने कागजों से बनाई हुई पुड़िया में मेरा हाथ का कमाल था। नीले तिरछे लपेटते हुए ऊपर से उतनी चौड़ी बन जाते कि हथेली पर पहुंच जाते। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू मैं लाया मज़ेदार चना जोर गरम उन दिनों हर बच्चे की जुबान पर था। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बड़े मज़े किए। घोड़े की सवारी की। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता था। हम जाने क्यों घोड़े को कुछ कमतर समझते, उन पर हंसते। ननिहाल के घोड़े खूब हष्टपुष्ट और खूबसूरत। उनकी बात कुछ और थी। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, ऊंचा चर्च की घंटियां बजती और दूर दूर उनकी गूंज फैल जाती। लगता इनके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ बोल रहे हैं। सामने आकाश में सूर्यास्त हो रहा। गुलाबी सुनहरी धारियों नीले आसमान में फैल रही। दूर दूर फैले पहाड़ के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां जलने लगी। रिज पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ में उभरता कोलाहल। सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, इस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी नहीं थी। कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिल जाता था। दिल्ली में अब उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती। बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पंछी उड़ा जा रहा था पंख फैलाकर। यह देखो, वह गायब। उसकी स्पीड इतनी तेज लगती। हाँ, गाड़ी के तेज मॉडल वाली दुकान के साथ एक और तेज दुकान जो कभी नहीं भूलती, वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वहाँ आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। सार लिखकर रात में खाने के बाद आराम से बिस्तर पर लेटकर चॉकलेट और पेस्ट्री मज़े ले लेकर खाती थीं। उन्हें शिमला के चना जोर गरम और अनार के दानों बहुत पसंद थे। लेखा के शिमला रिज पर खूब मज़े भी याद आते हैं। घुड़सवारी भी याद आती है। शाम को रंगीन गुब्बारे, सामने जाखू का पहाड़, चर्च की बजती घंटियों का संगीत, सूर्यास्त का दृश्य भी लुभावना ही था। उस समय तेज रफ्तार वाली ट्रेनें नहीं थीं। कभी कभी हवाई जहाज दिख जाते थे। लगता था कोई भारी भरकम पंछी उड़ा जा रहा है। अगला नीचे। शुरू में चश्मा लगाना बहुत अटपटा लगता था। छोटे छोटे मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है, इस उम्र में है ना, दूध पिया करो। मैंने डॉक्टर साहब का दोहरा दे दी कि कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। वैसे डॉक्टर साहब ने आश्वासन तो दिया था, लेकिन चश्मा कभी उतरा नहीं।
नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेदार हूँ। अब आपकी दिन की रोशनी को छोड़कर जब टेबल में देर तक काम करेंगे तो ऐसा तो होना ही है। तो इसके अलावा और क्या होगा? हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो एक भाई ने मुझे छेड़ा और कहा, देखो कैसी लग रही हो। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं उस पर खींची, मुझे पर क्यों दोहराया जा रहा है इसे, बुरा न लगा। जब एक चाय पीकर चले गए तो अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई और बार बार अपने को देखा। ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, देखती रही। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा अलग दिखाई पड़ता है, खाली खाली लगता है। याद आ गया, टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टे को ओढ़ना, कहाँ सहज सुहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। सार, शिमला से ही लेखा ने यह चश्मा बनवाया था। लेखा को शुरू में चश्मा लगाना खराब लगता था, लेकिन बाद में उसने समझौता कर लिया डॉक्टरों के इस आश्वासन पर कि जल्दी उतर जाएगा, पर वास्तविकता यह उतरा नहीं। पहली बार चश्मा लगाने पर उसके भाई ने उसे लंगूर कहा था, उन्हें चढ़ाया था। अब वह चश्मा चेहरे का एक अंग बन गया है। लेखा ने अनेक टोपियां इकट्ठी कर ली हैं। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं का वर्णन किया है। धन्यवाद।